नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। दुनिया की पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला अब भारत में सिर्फ कार बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी की योजना इससे कहीं आगे जाने की है। कंपनी टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में अपना विस्तार करना चाहती है। इससे साफ है कि टेस्ला भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक बड़े टेक हब के रूप में देख रही है। टेस्ला भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है। कंपनी का प्लान सिर्फ कार बेचने का नहीं है, बल्कि यहाँ AI, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैटरी और सप्लाई चेन जैसे कई क्षेत्रों में काम करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए टेस्ला अलग अलग शहरों में कई तरह की नौकरियों के लिए भर्ती भी कर रही है। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 2/3 राज्यसभा सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीति सबको पता है। उनकी राजनीति को एक ही शब्द में कहें तो बेशर्मी। उनमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा जैसे लोग जो कल तक हमारे मित्र थे, खुलेआम कहते थे कि बीजेपी गुंडों, बदमाशों और भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। ये सभी लोग थोक में गुंडों और भ्रष्ट लोगों की पार्टी में शामिल हो गए हैं। संजय राउत ने आगे कहा कि महाभारत में एक राक्षस है जिसका नाम बकासुर है। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती, उसका पेट कभी नहीं भरता। बीजेपी बकासुरों की पार्टी बन गई है, वे कुछ भी खा लेते हैं। राघव चड्ढा जैसे 7 लोग उस नर्क की पार्टी में शामिल हो गए हैं। हमें इसका कोई अफसोस नहीं है। उन्हें जल्द ही पता चलेगा कि नर्क कैसा होता है। विपक्ष कभी कमजोर नहीं होगा। ये 6-7 लोग जो पार्टी छोड़कर गए हैं, वे कोई सार्वजनिक हस्ती नहीं है। वे ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर पेज 3 के नेता हैं। राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा सुविधाजनक रूप से लेजिस्लेचर में 2/3 सदस्यों के समर्थन पर आधारित विलय की तथाकथित कानूनी कल्पना का हवाला दे रहे हैं, जो संवैधानिक मायने में 2 दलों के वास्तविक विलय को स्थापित करने में विफल है। उन्होंने ये भी कहा कि अब दल बदल विरोधी कानून के ढांचे पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल विरोधी प्रावधान विधायकों को अयोग्यता से सिर्फ विशिष्ट संख्यात्मक शर्तों के तहत विलय मानकर ही बचाता है। ये स्वयं राजनीतिक दलों के वास्तविक विलय को प्रभावी नहीं बनाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड देहरादून में महिला जन आक्रोश रैली में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हजारों की संख्या में मौजूद महिलाओं के साथ परेड ग्राउंड से घंटा घर तक जन आक्रोश पदयात्रा में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मातृशक्ति को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका अधिकार दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था, परंतु लोकसभा में संख्या बल के कारण बिल पारित नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने षड्यंत्र करके नारी शक्ति का अधिकार छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश की नारी अन्याय के विरुद्ध अवश्य आवाज उठाएगी, क्योंकि अब नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुकी है। नोएडा में ATS द्वारा गिरफ्तार किया आतंकी गतिविधियों में शामिल तुषार चौहान उर्फ मानू उर्फ हिजबुल्ला बागपत के रमाला गांव का रहने वाला है, जिसके दादा गोवर्धन सिंह स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और परिवार के कई सदस्यों ने सेना में सेवाएं दी हैं। तुषार चौहान का परिवार 20 साल से गांव में नहीं रहता, लेकिन उसके चाचा, ताऊ आदि सदस्य गांव में ही रहते हैं। तुषार पर लगे आरोपों से परिवार के लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। बागपत के रमाला गांव पहुंची ABP न्यूज की टीम ने तुषार के ताऊ धर्मेंद्र चौहान से बातचीत की। धर्मेंद्र चौहान का कहना है कि तुषार 20 फरवरी को उनकी बेटी की 13वीं कार्यक्रम में आया था। उसके बाद वो लौट गया था, लेकिन वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में कैसे आया और कैसे वो हिजबुल्ला से जुड़ा, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। भारत और नेपाल की सीमाएं सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं बल्कि दिलों से भी जुड़ी हैं, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से सटी नेपाल सीमा पर हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। इसकी वजह नेपाल सरकार का एक नया कस्टम नियम है, जिसने सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्तों के बीच टैक्स का कांटा बो दिया है। नेपाल सरकार के फरमान से विवाद, बहराइच के रूपेडीहा बॉर्डर के पास लोगों के गुस्से का शोर सुना जा सकता है। ये लोग हर दिन अपनी जरूरतों के लिए सरहद पार करते हैं, लेकिन नेपाल सरकार के एक फरमान ने यहाँ विवाद खड़ा कर दिया है।
कस्टम नियम को लेकर नेपाल की बालेन सरकार के नए फैसलों से दोनों देशों के बीच सहज संबंधों पर असर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरबी के होमगार्ड के परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर धोखाधड़ी और ठगी का मामला सामने आया है। लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर पुलिस भर्ती बोर्ड के इंस्पेक्टर राजेश कुमार उपाध्याय ने दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि कुछ लोग टेलीग्राम चैनल के जरिए लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि वो होमगार्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्र देंगे। इसके बदले वो लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। राजेश कुमार ने एफआईआर में बताया कि टेलीग्राम चैनल एग्जाम पेपर वाला और पेपर माफिया के जरिए कुछ लोग छात्रों को मैसेज कर प्रश्न पत्र देने के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं। लोगों से प्रश्न पत्र देने के नाम पर क्यूआर कोड के जरिए पैसे मांगे जा रहे हैं। गौर हो कि होमगार्ड की परीक्षा की तारीख 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 है। आज वीकेंड का पहला डबल हेडर होगा। पहला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली के लिए ये मुकाबला काफी अहम होगा। मैच के जरिए दिल्ली चौथी जीत हासिल करके खुद को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ पंजाब शानदार फॉर्म में है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन सी टीम बाजी मार सकती है। दिल्ली पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है, वहीं पंजाब अव्वल नंबर पर मौजूद है। दोनों ही टीमों ने 6-6 मैच खेल लिए हैं, जिसमें पंजाब ने 5 में जीत हासिल की है। टीम का बाकी एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। दिल्ली ने 3 मैचों में जीत हासिल की है और 3 में हार का सामना किया है। आईपीएल 2026 का 34वां मुकाबला बीते शुक्रवार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मुकाबले में बैंगलोर ने 5 विकेट से जीत अपने नाम कर ली। ये सीजन में बैंगलोर की 5वीं जीत और गुजरात की तीसरी हार रही। मैच के बाद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि आखिर क्यों टीम को हार झेलनी पड़ी। मुकाबले में गुजरात को पहले बैटिंग का न्योता मिला। टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 205 रनों का टोटल बोर्ड पर लगाया। देखने में भले ही ये टोटल अच्छा लग रहा हो, लेकिन टीम 17 से 19 यानी 3 ओवर में रन बनाने में पूरी तरह से नाकाम रही थी। टीम ने इन 3 ओवरों में सिर्फ 17 रन स्कोर किए। कप्तान गिल ने इसे टीम की हार की बड़ी वजहों में से एक माना। जब से कॉकटेल के सीक्वल कॉकटेल 2 की अनाउंसमेंट हुई है, ये लगातार चर्चा में है। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की तिकड़ी नजर आएगी। अब कॉकटेल 2 में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की एंट्री हो गई है। ऐसी खबरें हैं कि इस फिल्म में दीपिका कैमियो कर सकती हैं। वो एक बार फिर वेरोनिका के किरदार में वापसी करेंगी। कहां से शुरू हुई ये चर्चा? रेडिट पर एक पोस्ट के बाद से ही फैंस के बीच इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि दीपिका कॉकटेल 2 में कैमियो कर सकती हैं। वो साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल के बिंदास किरदार वेरोनिका में वापसी कर सकती हैं। पोस्ट के अनुसार दीपिका कुछ महीने पहले मैडिक फिल्म्स के ऑफिस गई थी। उस समय कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि ये मुलाकात फिल्म महाअवतार से जुड़ी थी, लेकिन पोस्ट में दावा किया गया है कि उन्हें सीक्वल में वेरोनिका के किरदार के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा था। उन्होंने इसके लिए हामी भर दी और उसी दौरान अपने हिस्से की शूटिंग भी कर ली। बता दें कि दीपिका की एंट्री को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है।